हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स। फोर्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम आएंगे लॉ ऑफ मोशंस जो न्यूटन ने ड्राइव किए हैं, जो 3 लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और उसके आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फोर्स को इस तरह से समझा जाए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास कितने तरह के फोर्स लगते हैं। जैसे दो मास है, दो मास के बीच में कौन कौन सा फोर्स लगता है। तो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला जो टाइप है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा फोर्स जो होता है, जैसे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है। जैसे आपने बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे कंघी से सूखे बालों को जब आप रब करते हैं तो उसके बाद उसमें जो वो चार्ज हो जाता है, और जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उसके पास लेके जाते हैं तो वो उस चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। वहां पर जो है मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। वहां पे जो है चार्ज के प्रेजेंस की वजह से एक फोर्स एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दूसरा जो टाइप है फोर्स का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक तीसरे तरह का फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। वो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस में। जैसे न्यूक्लियस में जनरली क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन जिस समय हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे अगर ये कोई पार्टिकल है तो न्यूक्लियस जो है बस इतने से पार्ट में रहता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जैसे अगर मैं हीलियम के न्यूक्लियस की बात करूंगा तो उसमें 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अब 2 प्रोटॉन जो है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच जो है एक फोर्स लगेगा दैट इज कुलाम्बिक फोर्स। और वो कुलाम्बिक फोर्स जो है ब्रेक करने की कोशिश करेगा न्यूक्लियस को, बट स्टिल जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता है। क्या ये एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो इतना छोटा होता है कि उसे आप नेग्लेक्ट करते हो। तो उस कुलाम्ब फोर्स को बैलेंस जो करता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो एक तीसरे तरह का फोर्स है, वो आता है न्यूक्लियस में, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स जो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल एमिट करता है या प्रोटॉन जो है बीटा डीके करता है तो उसमें जो है एक तरह का फोर्स एक्ट करता है जो कि ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और ना कि कुलाम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो वहां पे जो है एक फोर्स काम करती है दैट इज वीक फोर्स, और उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। तो इस तरह के हम चारों फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बॉडी डज नॉट
According to Newton first law, body does not change its state until an external force acts on it. इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो वो रेस्ट और मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अगर कोई एक बॉल है, वो u वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब ये u वेलोसिटी से आगे तब तक जाएगा जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के इसको रोकने की कोशिश ना करे। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कि ये अपनी वेलोसिटी से चलता ही जा रहा है अनंत तक, या इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, अगर इसकी वेलोसिटी जो है जीरो है, तो टाइम कितना भी बीते वो अपनी ही पोजीशन पे बना रहेगा। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। अब इस चीज कभी भी F इक्वल टू एम ए जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, वो इस स्टेटमेंट से ड्राइव हुआ है। इसलिए F इक्वल टू एम ए अगर कोई बोलता है कि दिस इज द लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो वो गलत है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस स्टेटमेंट से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। अब इस चीज को हम देखते हैं। मैंने बोला F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब रेट dp अपॉन dt। t की वैल्यू जो है वो होती है v mv, तो इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू वी अपॉन dt। अब जो ऑब्जेक्ट जिसकी स्टडी हम करेंगे उसमें जो है मास जो है जनरली कांस्टेंट होता है, तो मास कांस्टेंट होने की वजह से वो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा dv अपॉन dt। और ये आपको क्लियरली पता है dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन, तो ये आ जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा और इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि जो है आप जब रिवाइज करें तो आपको ये काम आए। थर्ड लॉ आपको ये बताता है कि जब कोई बॉडी किसी बॉडी पे एक फोर्स F लगाती है तो वही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाती है। मतलब एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं कि दो बॉडी है, ये अगर फोर्स इस पे F1 लगा रही है और ये बॉडी 1 है, दिस वन इज बॉडी 2, F1 and F2 1। F1 force acting due to body 2 at 1 and F21 force acting at 2 due to 1। तो यानी पहली बॉडी के पर जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से जो वो है F12 और दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से दैट इज F21। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F12 इक्वल टू F21। अगर इसे वेक्टोरियली साइन के साथ देखें तो ये आ जाएगा F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये तो हो गया आपका तीनों लॉ।
अब इसके आधार पर मैं एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे दो बच्चे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। अब एक ने दूसरे को चाटा मार दिया, अब दूसरा भी चाटा मारेगा, ऑब्वियसली ये तो ह्यूमन नेचर है। तो दूसरा जब चाटा मारता है तो आप मुझे ये बताओ कि दैट रिएक्शन इज अ थर्ड लॉ और नॉट। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि एक ने पहले को लाफा मारा, एक ने दूसरे को लाफा मारा, दूसरे ने पहले को लाफा मारा। अब जो है आपको यह बताना है कि क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है क्या थर्ड लॉ के अनुसार है। ओके, अब मैं बताता हूं कि ये यहां पे थर्ड लॉ नहीं है। थर्ड लॉ कहां पे लगा है? जिस समय पहले ने दूसरे को जब चाटा मारा था तो वो जब गाल पे लगा तो उसके हाथ और गाल के बीच में जो फोर्स लगा दैट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, पहली चीज। और दूसरे ने जब मारा तो वहां पे दूसरी बार एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। अदरवाइज एक जो ज्यादा शक्तिशाली है उसने ज्यादा तेज मार दिया तो यहां तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा। डायरेक्शन की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि लापा जब चलता है तो किसी भी डायरेक्शन में होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन्स लॉ में वो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कैसे जाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक्शन रिएक्शन पे ही बेस्ड है। इससे आपका एक्शन रिएक्शन का फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बॉडी अर्थ पे, जैसे कोई आदमी है वो अर्थ पे खड़ा है जिसका मास m है, तो अर्थ की वजह से इससे नॉर्मल लगेगा, सरफेस से इस पे नॉर्मल लगेगा और अर्थ पे जो है ये mg फोर्स लगाएगा। क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन फोर्स है? क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। नॉर्मल फोर्स एंड mg फोर्स इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये इसमें एक चीज तो क्लियर है कि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी है। फिर भी क्या ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको स्टडी करता हूं तो सबसे पहले मैं एक अर्थ बनाऊंगा। अर्थ के सेंटर से ये फोर्स लग रहा है और ये जो होगा दैट इज mg, a force due to gravity. This is the action reaction force. नॉर्मल तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जो एक रिएक्शन की वजह से आ रहा है। नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। दैट्स वाई हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स का नेचर भी सेम होना चाहिए। यहां पे नेचर जो है वो अलग हो जाएगा। mg जो है ग्रेविटेशनल नेचर का फोर्स है और नॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कोई एग्जांपल ले लें, तो उसको हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसमें जो है आपको बताना है फोर्स एट ए ड्यू टू बी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हर ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पे बॉडी तो एक है, लेकिन जब मैंने उसको 1:2 के रेशियो में जब डिवाइड किया तो बॉडी ए का मास जो है वो 1 kg हो जाएगा और बॉडी 2 का मास जो है वो 2 kg हो जाएगा। अब
इसका जब हम एनालिसिस करेंगे एक एक पार्ट का, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज 20 न्यूटन, और ए पे जो फोर्स लगेगा बी की वजह से, वो लगेगा फोर्स ए ड्यू टू बी। और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो बड़ी, जिस तरफ बड़ा फोर्स होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगा, दिस वन इज mg एंड दिस वन इज नॉर्मल। एफ ए बी माइनस 20 इक्वल टू 1 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकेंड पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड है, तो इसका मास हो जाएगा 2 kg। तो इधर जो लगेगा 2g, ऊपर की तरफ आ गया नॉर्मल n2, दिस वन इज n1, और इधर लग रहा है 30 न्यूटन। अब इस पे जो इंटरनल फोर्स होगा वो ए की वजह से लगेगा, तो ये फोर्स होगा एफ बी ए। अब इससे जो इक्वेशन बनेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए जो है ये बैलेंस हो जाएंगे, n इक्वल टू 2g। अब जो होगा एफ बी ए 30 माइनस एफ बी ए इज इक्वल टू 2a। अब आपको यह पता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। अब इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसमें जो है आपसे पूछा क्या गया है, F इक्वल टू एफ ए बी, आपका एफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इस ए की वैल्यू को। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। इक्वेशन 1 ये था, एफ ए बी -20 इक्वल टू 1 इंटू ए। अब ए की वैल्यू जो है वो 10.3 है, तो एफ ए बी जो है वो आ जाएगा 20 प्लस 1 इंटू 10/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70/3 न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो अब आपका जो है फोर्स ए बी का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स बी ए का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी। तो इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम को समझते हैं। अब इसके आधार पे हम 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। ये एक सिस्टम है जिसमें एक स्ट्रिंग 2 बांस को से बंधी हुई है, और आगे वाले बांस को हम F फोर्स से
खींच रहे हैं, तो आपको जो है टेंशन बताना है, दिस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। सरफेस स्मूथ है, तो सबसे पहले जब हमें टेंशन निकालनी होती है तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे। दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2। अब 1 के लिए जब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये N1 हो गया, दिस वन इज mg। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट वन इज F। और ये आपको पता है कि स्ट्रिंग मासलेस होती है, और मासलेस होने की वजह से पूरे स्ट्रिंग में जो है टेंशन जो है वो सेम होता है। ये हमारा एजम्पशन है कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होती है। अब इस डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन, मैं मानता हूं कि ये अगर a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, तो F माइनस P इक्वल टू हो जाएगा ma। अब सेकंड सिस्टम के लिए जब हम बनाएंगे, दिस वन इज mg N2 एंड T, तो T की वजह से जो आएगा दैट वन इज ऑल्सो ma। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा F इक्वल टू 2ma। तो A की वैल्यू जो होगी F बाई 2ma। ये जब आपका एक्सेलरेशन आ गया तो आप जो है टेंशन भी निकाल सकते हैं। T इक्वल टू आपको पता है ma, तो ये आ जाएगा m इंटू F बाई 2m। m से m कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी F बाई 2। तो ये आपका आ गया टेंशन। अब इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि टेंशन क्या होगा डिफरेंट स्ट्रिंग में। इसमें हमने एक मास और अटैच कर दिया है। इसमें हमने एक मास और अटैच कर दिया है। अब स्ट्रिंग में जब मैंने मास को अटैच किया है तो अब आपको जो है टेंशन बताना है। पहली चीज कि जब स्ट्रिंग अलग अलग हो जाएगी तो उसमें टेंशन भी बदल जाएगा। तो मैंने इसमें टेंशन T1 माना है और इसमें T2 माना है। और अब फाइंड आउट क्या करना है, T1 T2 एंड एक्सेलरेशन A, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा mg, दिस वन इज नॉर्मल N1, mg नॉर्मल N2, mg नॉर्मल N2, N3, ये आपका आ गया। अब पहले ब्लॉक से हम बनाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। F माइनस T1 इक्वल टू ma। दूसरे ब्लॉक से इक्वेशन आएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। तीसरे ब्लॉक से इक्वेशन आएगा T2 इक्वल टू ma। अब तीन इक्वेशन आ गए, तीन अननोन है, तीनों को एक साथ हम ऐड कर देंगे। T1 से T1 जाएगा, T2 से T2 जाएगा, तो इधर क्या आएगा F इक्वल टू 3ma। ये आपका आ गया इक्वेशन। अब यहां से A की वैल्यू आएगी F बाय 3m।
अब एक्सेलरेशन की जब वैल्यू मिल गई है तो हम लोग T1 और T2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। T2 हो जाएगा ma, a की वैल्यू है F/3m, तो उसको जब हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगा F/3। तो T2 की जो वैल्यू है दैट वन इज F/3। अब T1 की वैल्यू T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। a की वैल्यू T2 की वैल्यू F/3 आ गई है और ma की जो वैल्यू है वो भी F/3 है, तो F/3 प्लस F/3 ये आ जाएगा 2F/3। यहां तक अगर कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पुली मास सिस्टम। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग मास का। तो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।